अब यूपीएससी प्री 2026 ये बहुत ही पास आ गया है। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई यूपीएससी प्री के लिए स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है। स्ट्रेटजी मैं नहीं बता सकता। मैं बस ये बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया है और मेरे लिए क्या वर्क किया। प्लस उसमें से आप अपनी गलतियाँ पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं, या मुझे क्या लगता है मैंने अपने जो अटेम्प्ट मैंने फ़ेल किया उसमें क्या गलती की थी वो मैं बता सकता हूँ। फिर आप उससे मैच करके या जो भी करके आप ये जान सकते हैं कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी हैं। बस यूपीएससी प्री ऐसे ही निकलता है, अपनी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करके और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ पे वर्क करके और वीक एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग बना करके। तो अगर सच में यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और 8 से 10 घंटे पढ़ने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका सेम एक ही मतलब है कि स्ट्रेटजी सही नहीं है, मतलब सही तरीके से पढ़ नहीं रहे हैं। तो अब इसमें है कि कौन सी चीज़ें हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो अगर आपको सच में जानना है कि गलतियाँ क्या होती हैं प्रीलिम्स में और प्रिपरेशन कैसे इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, तो एंड तक बने रहिए। सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ हम सोचते हैं कि हमें प्रीलिम्स पढ़ना है तो हमें सब कुछ कवर करना है, सारे सब्जेक्ट जितने मेंशन्ड हैं पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक लाइन पढ़नी है और याद करनी है। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है कि इतनी सारी चीज़ें याद हो नहीं सकती हैं, तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि पढ़ना तो हमें सब है, ठीक है, लेकिन बार बार रिवाइज़ करना और एंड टाइम पे क्या पढ़ना है वो हमें प्रायोरिटी देनी ही देनी पड़ेगी। हर चीज़ को 50 बार हम नहीं पढ़ सकते हैं। जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें ही पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है? तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है यूपीएससी का पीवाईक्यू। अब अगर किसी ने यूपीएससी का पीवाईक्यू नहीं सॉल्व किया, जैसे ये जो बुक है इसमें अराउंड 31 साल के यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं, तो मैंने यहीं से सॉल्व किए थे। इससे ये आइडिया लगता है कि यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता कैसे है, प्लस यूपीएससी का पैटर्न टाइम बाय टाइम कैसे चेंज हुआ है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि 2025 में क्वेश्चन आया, ठीक है, पर सबको लगा कि ये तो बहुत वियर्ड सा क्वेश्चन है। जैसे इकोनॉमिक्स में एक न्यूमेरिकल पूछ लिया था यूपीएससी ने इस बार, पर वो सेम कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल यूपीएससी बहुत पहले पूछ चुका है। अराउंड 2000s के भी पहले यूपीएससी सेम कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल नहीं पूछा था, वो फार्मूला पूछा था जिस फार्मूले पे इस बार न्यूमेरिकल आया था। तो अगर किसी ने वो किया होता तो इस बार का न्यूमेरिकल उससे लग जाता। इसलिए यूपीएससी का पीवाईक्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और नेसेसरी है, ये तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं बता देता हूँ कि मैंने अपने पहले अटेम्प्ट के लिए क्या किया था। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो सारे मैंने पढ़े थे, जो मेन सोर्स है वहाँ से ही पढ़े थे। हिस्ट्री पढ़ी थी, एंशियंट मेडिवल एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी आती है सतीश चंद्रा की, उससे पढ़ी थी। उड़ान, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री जो मैंने पढ़ी थी वो उड़ान की, मतलब ओनली आईएएस की उड़ान बुकलेट आती है, वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कवर की थी। स्पेक्ट्रम मैंने नहीं पढ़ी है। फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए दो एनसीईआरटीज़ आती हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पढ़ी है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हर कोई पढ़ता है, मैंने भी वही पढ़ा है। और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं क्लास 11-12 की, और जीसी लियोंग को एक बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है शायद। एनवायरनमेंट के लिए फिर से उड़ान ही पढ़ी है मैंने, और स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों चीज़ें जो अलग अलग आती हैं वो देखी थी। स्टैटिक के लिए भी उड़ान आती है और करंट अफेयर के लिए भी उड़ान आती है, दोनों मैंने उड़ान से ही कवर किया है एनवायरनमेंट का पूरा पोर्शन। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने विजन आईएएस के नोट्स रेफ़र किए थे इकोनॉमिक्स के, और यूट्यूब पे एक चैनल है बुक्स तवा नाम से, उनकी इकोनॉमिक्स की वीडियोस देखी थी। फिर साइंस टेक के लिए मैंने पीटी ही रेफ़र किया था, और बेसिक बायोलॉजी की कुछ वीडियोस यूट्यूब पे आपको ईजिली मिल जाएंगी, वो देखी थी। वहाँ से बी सेल, टी सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सारी बेसिक चीज़ें पता चलती हैं। सेल्स में ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स क्या होते हैं, किसका क्या काम होता है, कहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, क्या काम करता है, इन सारी चीज़ों के लिए। जैसे कि मेरा बेस बायोलॉजी का नहीं था, मैं मैथ साइड का था, इसलिए ये सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ी थी। अगर किसी का बेस बायोलॉजी का है तो उसे इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, बहुत बड़ा इशू होता है मैपिंग का, कि मैपिंग कहाँ से करनी है। तो फर्स्ट हैंड जो मैपिंग होती है वो तो ज्योग्राफी से ही हो जाती है। फिर दूसरी चीज़ जो मैपिंग में आती है, यूपीएससी जो मेनली पूछता है, वो मैपिंग में प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में पूछता है। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें अपने करंट अफेयर्स के नोट से मिल जाएगा। तो मैपिंग के लिए मैंने करंट अफेयर के नोट्स ही फॉलो किए थे।
और दूसरी चीज़ क्या है कि अब ये इतनी सारी चीज़ें तो पढ़ ली, पर अब इसे याद कैसे रखना है। तो हर साल कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि उनका स्टैटिक वीक है तो करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, या किसी को लगता है करंट अफेयर वीक है तो वो स्टैटिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। और स्ट्रॉन्ग और वीक की तो कोई बात ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पता हमें सब होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई इशू नहीं आना चाहिए उसमें कि ये पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये पोर्शन मेरा वीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने दोनों चीज़ें पढ़ी हैं, स्टैटिक भी पढ़ी हैं और करंट अफेयर भी पढ़ा है। तो फिर अब अलग चीज़ क्या हो जाती है, फिर यूपीएससी में एक चीज़ और है कि हम मॉक्स देते हैं। अगर कोई मॉक नहीं दे रहा है, सिर्फ पढ़ ही रहा है, तो उसके लिए भी दिक्कत है। पर अगर कोई मॉक को टेस्ट की तरह ले रहा है कि ये तो मेरा टेस्ट है और मैंने 200 में से सिर्फ 70 ही स्कोर किया और फिर डिप्रेशन में चला गया मैं, कोई भी ऐसा सोच सकता है, तो ऐसा नहीं करना है। जो हमने टेस्ट लिए हैं, टेस्ट को हमें मॉक की तरह नहीं लेना है, हमें उसे लेना है कि हम इससे कुछ सीख रहे हैं। तो 10 मॉक दिए अगर, फिर उन्हें एनालाइज़ करना है कि गलतियाँ कहाँ पे हुई, कहाँ पे अच्छे से ऑप्शन मार्क नहीं कर पाए, कहाँ पे रीडिंग मिस्टेक हुई, या कहाँ पे क्वेश्चंस ही अच्छे से नहीं पढ़ पाए, या कहाँ पे ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे थे। ये सारी चीज़ें मॉक में हमें प्रैक्टिस करनी होती हैं। मॉक को टेस्ट की तरह नहीं लेना होता है, मॉक को हमें बस ये देखने के लिए देखना होता है कि मॉक में हम परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। आप उसको एक अलग सब्जेक्ट की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो स्टार्टिंग में छूट जाती हैं फिर वो मॉक में मिलती हैं, फिर ध्यान आता है कि हाँ ये चीज़ तो पढ़ी ही नहीं थी, या पढ़ी थी तो याद नहीं आ रही थी। फिर क्वेश्चन में अगर मेन एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप सोचते हैं कि हम सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, तो वो भी मिस्टेक है। हर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है, आप अपना स्ट्रॉन्ग रेंज बना सकते हैं मॉक दे करके। आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, तब आप सिलेक्शन की रेंज में होंगे। मैं 85 टू 90 क्वेश्चन के बीच में अटैम्प्ट करता था। फिर अब अगली चीज़ आ जाती है कि प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैंने बता दिया कि पीवाईक्यू है। फिर उसके बाद आता है रिवीजन। अब रिवीजन बहुत ही टफ़ काम बन जाता है। क्यों टफ़ काम बन जाता है? क्योंकि एक ही चीज़ को दो बार पढ़ना अपने आप में ही बोरिंग चीज़ है, तो इसलिए रिवीजन काफ़ी टफ़ काम बन जाता है। तो रिवीजन को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? मैंने इंटरेस्टिंग कैसे बनाया था कि मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करता था। मेरा फ्रेंड है आयुष, तो हम लोग अपना जो स्टैटिक का नोट्स है, ठीक है, और जो करंट अफेयर के नोट्स हमने बनाए हैं, प्लस जो हम टेस्ट भी सॉल्व करते हैं, उसमें हम एक दूसरे को अपनी मिस्टेक्स बताते थे कि मैंने ये गलती की अपने टेस्ट में, और फिर वो मुझे बताता था कि उसने ये गलती की। और अगर कोई पॉइंट उससे इंटरेस्टिंग मिला है जो नोट्स में नहीं था या स्टैटिक में हमने नहीं पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते थे। तो इससे रिवीजन भी हो जाता था हमारा, प्लस रिटेंशन भी होता था, क्योंकि एक दूसरे को चीज़ें बताने के टाइम पे हम एक्टिव रिकॉल करते रहते हैं, तो इस वजह से वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाता था। तो इस तरीके से हम रिवीजन को इंटरेस्टिंग बनाते थे। और जो मेरा फ्रेंड है आयुष, उसका मेंटरशिप में भी एक्सपीरियंस है, उसने पीडब्ल्यू में मेंटरशिप भी की है, तो इस वजह से हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा और ज़्यादा एनरिच हो जाता था। फिर जो रिवीजन था उसको इस तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई पीयर ग्रुप नहीं है, आप अकेले हैं, तो फिर आपको अपने लिए ये खुद सॉर्ट आउट करना होगा, क्योंकि रिवीजन लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसे बाहर नहीं कर सकते हैं, ये प्रिपरेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप अकेले हैं तो आपको इस इशू को खुद से ही टैकल करना होगा कि कैसे आप अपने रिवीजन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। रिवीजन बहुत ज़्यादा बार होगा तो उससे सिली मिस्टेक्स कम होंगी, आपके अंदर अपने आप उस सब्जेक्ट को लेकर के कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे अगर किसी को लग रहा है कि उसका स्टैटिक वीक है, फिर उसने 5 बार रिवीजन कर लिया हिस्ट्री का, तो उसे अपने आप लगने लगेगा कि हाँ उसका सब्जेक्ट ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है धीरे धीरे। पहली बार पढ़ने के बाद 1-2 दिन में अपने आप 70 टू 80% चीज़ें भूल जाती हैं, इसलिए उन्हें लॉन्ग टर्म में रिटेन करने के लिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ जो आती है कि अब सब्जेक्ट्स तो हिस्ट्री बहुत बड़ा है, या पॉलिटी ज्योग्राफी बहुत बड़ा है, हर चीज़ को हम एंड टाइम पे रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे फिर? तो मैंने क्या किया था, मैंने इसमें जो पीवाईक्यूज़ जो मैंने किए थे, तो वहाँ से मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स अलग कर लिए थे, फिर उस चीज़ को मैंने बार बार पढ़ा था। जैसे मैं आपको बताऊं तो मैं जो ये मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर अब इसे बार बार पढ़ेंगे हम कैसे? पूरी स्पेक्ट्रम अगर कोई पढ़ रहा है तो वो बार बार नहीं पढ़ सकता ना, उसे अपने आप में वो फिजिबल भी नहीं है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें से अलग कर लिए। जैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ये एक थीम था। चार्टर एक्ट्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स,
इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर ब्रिटिश का रेवेन्यू सिस्टम, ब्रिटिश कमीशन ऑन एजुकेशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया। फिर पर्सनैलिटीज़ बहुत सारी हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इन सब के बारे में यूपीएससी रिपीटेडली पूछता आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये सारी थीम्स अलग कर ली। सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने थीम्स बनाई थी। उसको हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, जो पहले हम लोगों ने अपने प्राइवेट यूज़ के लिए बनाया था, जिसमें हम अपने नोट्स शेयर करते थे, अपने मंथली नोट्स शेयर करते थे, अपने टेस्ट शेयर करते थे, ये सारी चीज़ें शेयर करते थे। फिर हमने उसे पब्लिक कर दिया और अब वो काफ़ी ग्रो कर रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अराउंड 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं उसमें। तो इस तरीके से वो टेलीग्राम चैनल बना था। फिर अब दूसरी चीज़ जो आती है कि आपको खुद से हर सब्जेक्ट का थीम अलग करना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल में मैंने पहले से सारे सब्जेक्ट्स के थीम डाल रखे हैं। हर सब्जेक्ट के लिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, सबका थीम पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए ये वाली बुक बहुत अच्छी है, आप इसे देखिए। इसमें से जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं उन्हें बाहर कर लीजिए, उनको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए और उन्हें ही बार बार पढ़िए। फिर जो नेक्स्ट चीज़ आती है यूपीएससी में, वो आता है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर तो मैं डेली करंट अफेयर भी डाल रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, प्लस मंथली भी डाल रहा हूँ, और इस वीक से मैं वीकली भी डालूँगा, इस मंथ से मैं वीकली भी डालूँगा। तो मेरे करंट अफेयर तो सॉर्टेड हैं। अब आप जहाँ से भी अपने करंट अफेयर कर रहे हैं वहाँ से करिए, उसमें कॉन्फिडेंस रहिए कि जहाँ से भी आप कर रहे हैं उसे बार बार रिवाइज़ कीजिए। क्वेश्चंस हर जगह से आते हैं, ऐसा नहीं है करंट अफेयर कोई अलग बना करके देखा तो वहाँ वहीं से क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ हर जगह से आते हैं क्वेश्चन, बस आपका रिवीजन अच्छा होना चाहिए उस चीज़ का। फिर जो नेक्स्ट चीज़ आती है टेस्ट आप जो भी लगाते हैं वो लगाइए। मैं वाजीराम के टेस्ट सॉल्व करता हूँ, प्लस टेस्ट के रिवीजन एटलीस्ट 5 टाइम्स तो होनी ही चाहिए, जिससे आपको बार बार पता चलती रहे कि आपकी गलतियाँ क्या हैं। फिर जो फाइनल चीज़ आती है इसमें वो सी सेट है। अब सी सेट किसी किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी किसी का नहीं होता है बहुत बिल्कुल भी अच्छा, किसी का एवरेज होता है। तो मेरा ना बहुत अच्छा था और ना बहुत ही ज़्यादा बेकार था। तो मैंने सी सेट के लिए फोरम के टेस्ट फॉलो किए, एटलीस्ट मैं 10 फुल लेंथ टेस्ट तो लगाता ही था। फिर सी सेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पी वाई क्यू, जो भी यूपीएससी ने पूछा है उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। उसके बाद आप मॉक लगाइए। मॉक में आप अपनी टाइमिंग देख सकते हैं कि आपको कॉम्प्रिहेंशन करने में कितना टाइम लगता है, न्यूमेरिकल करने में कितना टाइम लगता है। इस तरीके से आप अपने सी सेट के पेपर को डिवाइड कर सकते हैं। मैं 30 मिनट देता था कॉम्प्रिहेंशन को और 1.5 आवर देता था मॉक न्यूमेरिकल को। इस तरीके से मैं अराउंड 60 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेता था। 60 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सेफ जोन में होता है सी सेट में। तो आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी एक 10 मिनट स्ट्रेटजी भी है सी सेट को लेकर के, जिसकी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जिसमें हमने बताया कि हम जो सी सेट का कॉम्प्रिहेंशन था वो हम कैसे सॉल्व करते थे और किस तरह उसने हमें हेल्प किया 30 मिनट्स में या 25 मिनट्स में पूरे कॉम्प्रिहेंशन को जल्दी से सॉल्व करना और एक्यूरेसी के साथ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने फॉलो की थी और कुछ थीम जो मैंने आइडेंटिफाई किए थे। फिर इस बार भी मैं यही करूँगा। पिछले बार मैंने क्या गलती की थी कि मैं बहुत अच्छे से अपने टेस्ट को रिवाइज़ नहीं कर पाया था और मैंने फुल लेंथ टेस्ट बहुत ही डेडिकेशन के साथ नहीं दिए थे। मैंने सेक्शनल पे फोकस किया था, फुल लेंथ टेस्ट बहुत अच्छे से मैं नहीं दे पाया था। तो इस बार उस मिस्टेक को मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। फुल लेंथ टेस्ट भी मैं अच्छे से दूंगा, एटलीस्ट 10 तो दूंगा ही। और सेक्शनल टेस्ट जो मेरे 19 हैं वाजीराम के, उन्हें मैं दे ही रहा हूँ अभी भी। तो टेस्ट करना है, टेस्ट का रिवीजन करना है, करंट अफेयर, सी सेट, जीएस और इम्पॉर्टेंट थीम्स को निकाल करके उन्हें बार बार रिवाइज़ करना है। पूरे सब्जेक्ट को या पूरी बुक को बार बार नहीं पढ़ना है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट थीम्स जिन पे क्वेश्चन आता है उन्हें ही बार बार करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, और अगर हेल्प मिली है तो प्लीज़ इसे फॉलो करिए डेडिकेशन से, तभी प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। थैंक यू।